नमस्कार दोस्तों। तो आज है क्लास 10 के लेसन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के आपके दिए गए हैं 5 प्रकार। मैं पहले है वो इसकी रूपरेखा है वो तैयार कर देता हूँ कि हम कितनी है वो आपके बुक के अंदर कितने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए गए हैं। तो 5 प्रकार है वो दिए गए हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। उन 500 प्रकार के मैं नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। सबसे पहले आएगी संयोजन अभिक्रिया। सेकंड जो प्रकार है वो है वियोजन कह दो, चाहे आप अपघटनीय अभिक्रिया कह दो, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। थर्ड है वो है आपके विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है वो है विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और फिफ्थ है वो है आपके उपचयन अपचयन लिखा हुआ है, आपके लिखा हुआ है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन, तो इस प्रकार है वो रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन को योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन को अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम है वो विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के किसी एक तत्व, देखिए दोस्तों तत्व के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। आगे है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। परमाणु भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डाल्टन के अनुसार जो परमाणु की परिभाषा है वो है सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण के बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध, आबंध का मतलब जो उनके बीच में बंध बने होते हैं, वो बंध टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में। यानी जो परमाणुओं के मध्य जो बंध होते हैं ना, वो टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंधों के बारे में आप अध्याय 3 और 4 के अंदर अध्ययन करेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। जिसके अंदर पहली अभिक्रिया है वो है संयोजन। जैसे आपको दिखाई दे रहा है संयोजन अभिक्रिया। इसके अन्य नाम की अगर मैं बात करूं, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर आप इसके शब्द का अर्थ समझ जाते हैं, संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसकी मैं एक बार ऊपर ऊपर से आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा होगी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक एकल उत्पाद का, यानी जुड़ रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करेंगे? एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी दो अभिकारक जुड़ेंगे और एक एकल उत्पाद बनाएंगे। वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्रियाकलाप 1.4। इसके अंदर दिया गया है कि एक बीकर लीजिए। देखिए दोस्तों, बीकर क्या है? बीकर है ना,
ये कांच का गिलास है, ये बीकर कहलाता है। एक बीकर लीजिए और इस बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो है CaO रासायनिक सूत्र, तथा बुझा हुआ चूना है वो है हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो है बुझा हुआ चूना, और ये है आपके बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसमें धीरे धीरे क्या मिलाइए, जल मिलाइए, और अब बीकर को स्पर्श कीजिए। आपको चित्र 1.3 में दिखाया गया है, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, और ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो ये कांच का गिलास क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ये जो कांच का गिलास है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर है वो है, देखो ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ है यानी गर्म चूना है। और यदि हम इसके अंदर क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे तो वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और साथ में क्या मुक्त करेगा? ऊष्मा मुक्त करेगा। तो बिना बुझा हुआ यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना सामान्यतः इसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसमें पानी मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो ये बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ये अभिक्रिया क्या है? संयोजन। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है? ये दो अभिकारक हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल है, ये दोनों क्या है? अभिकारक। तो ये अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन। यानी दो चीजें जुड़ के किसका निर्माण कर रही है? एक चीज का निर्माण कर रही है। तो ये ही क्या है? संयोजन। तो देखिए दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है, संयोजन की डेफिनेशन लिख लिए, और ये एक उदाहरण है वो आपको याद करना है कि अगर बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है, और साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है। अतः संयोजन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि ये ऊष्मा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो चलिए देख लेते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, पानी मिलाएंगे, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये जैसे S लिखा हुआ है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि S का मतलब सॉलिड है। यहाँ L लिखा हुआ है मतलब पानी है, लिक्विड अवस्था में लिया गया है। और AQ लिखा है यानी एक्वेटिक। AQ का मतलब है एक्वेटिक, यानी इसका जलीय घोल है वो प्राप्त हमें होगा, और ऊष्मा है। आगे है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। देखिए दोस्तों, ये है ना कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर एक एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो आप यहाँ से है वो लगा लेना, ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? संयोजन। यानी यहाँ से दोस्तों, यहाँ से है वो संयोजन की परिभाषा। ये परिभाषा आपको याद करनी है, और ये एक ऊपर वाला है वो उदाहरण आपको याद कर लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर आगे है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी दीवारों पर सफेद करने के लिए है वो इसका बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ, यानी ये जो बुझा हुआ चूना है ये वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारें पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी है।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि CaCO3 इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं। इसे चूना है, उसका पत्थर भी कहते हैं, चूने का पत्थर भी कहते हैं। और यह संगमरमर का भी है, संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूने के पत्थर का भी रासायनिक सूत्र है, और ये संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। तो जो बुझा हुआ चूना है, जो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मान लो ये कर दिया, तो वायु में उपस्थित जो CO2 है वो इससे धीमी गति के साथ अभिक्रिया करेगी और क्या बना लेगी, CaCO3 बना लेगी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बना लेगी, जिससे दीवारें पर क्या आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है, और दीवारें हैं वो चमक उठती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जैसे बुझे हुए चूने से यदि पुताई अगर दीवारों पे की जाती है तो वो चमक जाती है। क्यों? क्योंकि जो बुझा हुआ चूना है वो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये अभिक्रिया कैसी होती है, धीमी गति से होती है, जिस कारण 2 या 3 दिनों में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा और इससे दीवारों पर है वो चमक उत्पन्न हो जाती है। और ये है ना CaCO3, ये किसका रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का भी है, और संगमरमर का भी है, और साथ में चूने का पत्थर का भी है। ये बुझा हुआ चूना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये इसका कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और ये जल है, ये साथ में बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे है वो है इसमें संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण, जैसे कोयले का दहन। आप इसमें काफ़ी उदाहरण है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को यदि आप, जैसे कार्बन है, उस कोयला है, कोयले को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि उसे जलाते हैं तो किस गैस का निर्माण होगा, C+O2 किसका निर्माण कर रही है, CO2 का। यानी इसमें भी क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन। सेकंड है वो है आपके, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें भी क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन का है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन हम पहले भी है वो पढ़ चुके हैं। आगे है वो है क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में क्या हुई, ऊष्मा मुक्त हुई। 1.4 में था क्या, असल में 1.4 में था कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और CaOH की होल ट्वाइस है, और प्लस में ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्सर्जन हुई ना। इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया कैसी है, ये जो अभिक्रिया है, ये यानी बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाया और बुझा हुआ चूना प्राप्त और ऊष्मा मुक्त हुई, ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी है। क्योंकि ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो वो ऊष्मा शोषी है, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो वो ऊष्मा क्षेपी है। तो चलिए देखते हैं कि क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, तो इसको भी आप है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यदि ऊष्मा मुक्त होती है वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एक उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण आप है वो लिख दीजिएगा, बिना बुझा हुआ चुनना, पानी, बुझा हुआ चुनना, और साथ में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की उदाहरण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं जो नीचे हमें दिए गए हैं, तो देखते हैं। इसमें है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे ये है CH4 मेथेन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि इसका दहन करवाया जाता है तो CO2 का निर्माण होगा, पानी का होगा, और ऊर्जा मुक्त होगी। ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन कैसी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये भी एक क्या है, एक महत्वपूर्ण बात है कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है।
ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? तो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, अगर 2 दिन भोजन ना खाएं तो मतलब भोजन नहीं खाते हैं तो बिल्कुल भी है वो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। और एनर्जी की हमें आवश्यकता है वो पड़ती रहती है। यानी कोई भी यदि हम काम करते हैं ना तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पाचन क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थ यानी हमने खाना खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पाचन कहलाता है। जैसे चावल है, आलू है, तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भोजन के पोषक तत्व है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। ग्लूकोज का तो आप ग्लूकोज का हमने पहले वाले वीडियो में भी इसका रासायनिक फॉर्मूला देखा था, और ये देखो यहाँ और आ गया C6H12O6। ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी देखो, जो भी हम भोजन करते हैं तो वो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और हमने जो मतलब आलू है, चावल है, ब्रेड है इत्यादि अगर खाए हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। और ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज है वो शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और हमें एनर्जी देगा। ग्लूकोज है वो शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और एनर्जी प्रदान करेगा। जैसे टीवी एड भी आते हैं ना, काफ़ी बार बच्चा है वो थका हारा आता है खेल के और फिर उसे ग्लूकोज पिला देते हैं, तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो ग्लूकोज है उससे जल्दी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। कैसे होती है? कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करेगा। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ये क्या है? श्वसन, जिसका अध्याय आप अध्याय 6 में करेंगे। जिसका अध्ययन है वो अध्याय 6 में करेंगे। जैसे ये है, ये C6H12O6 है। ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ करेगा और CO2 का निर्माण होगा, पानी का होगा और ऊर्जा का होगा। तो श्वसन भी एक कैसी है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। साग सब्जियां, जैसे सब्जियां होती हैं वो अगर विघटित होकर कंपोस्ट उनका बनाया जाता है तो उसमें भी जैसे गर्माहट आती है ना, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वो भी कैसी अभिक्रिया? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? 4 उदाहरण भी लिखिए। तो आपको है वो ये 4 उदाहरण लिख सकते हैं। आगे है, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये अपनी संयोजन अभिक्रिया थी। तो चलिए एक बार मैं आपको स्पीडली है वो इसका रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा संयोजन। संयोजन के अन्य नाम संयुग्मन, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? जो मैंने लिखी है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। और साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये संयोजन अभिक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। और मुझे आपसे यही उम्मीद है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अपने सुझाव भी आप हैं वो कमेंट कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।